हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी क्लासेस में वेलकम है ना। हमने क्या करा था, 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। फिजिक्स की क्लासेस चल रही है यहाँ पे क्लास 12th के लिए, जिसमें 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 3rd लेक्चर है। और टॉपिक जो पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक, हमने टॉपिक जो पढ़े हैं वो आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर चल रहा है आपका आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा है कि आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या है। आवेश पे 2-4 न्यूमेरिकल देखे इजीली, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल से अभी वो करे हैं। उसके बाद आवेश पर एक नियम पढ़ा हमने, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ा था। तो कूलाम के नियम से एक फॉर्मूला निकल के आया था। कूलाम का नियम क्या है? F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। लेक्चर 2 में इसका कंप्लीट डिटेल है, जहाँ मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे हुआ है तो आप लेक्चर 2 कवर करके आओगे, वहाँ से आपको समझ में आएगा। तो कूलाम का नियम क्या होता है? F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पर जो एक K है, K क्या होता है? नियतांक है। इस नियतांक का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। K की वैल्यू माध्यम पर निर्भर करती है। और यहाँ पर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? वायु या फिर निर्वात के लिए। वायु या फिर निर्वात के लिए, वायु या फिर निर्वात के लिए इस K की वैल्यू स्मॉल k, और ये इस K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K को क्या लिखा जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹। इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है, आंकिक मान जो होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है? 9 × 10⁹। और इसकी हम यूनिट लगाएंगे तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो K का मान है वायु या फिर निर्वात के लिए कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पर एक वैल्यू आती है, अगर हमारा ये वाला जो 2 आवेश हैं, आवेश है किसी ऐसे माध्यम में रखे हुए हैं। ठीक है, 2 आवेशों के बीच ये बल लगता है। 2 आवेशों के बीच बल जब लगता है तो वो किससे कैलकुलेट करते हैं? हम कूलाम के नियम से उसको निकालते हैं। तो जब आवेश किसी माध्यम में रखे होते हैं और वो माध्यम जो है हमारा वायु या फिर निर्वात नहीं है। ठीक है, वायु और निर्वात नहीं है, कहीं अलग रखा हुआ है, किसी कुचालकों के बीच रखा हुआ है। ठीक है, इसे पानी में रखा हुआ है या फिर कांच में रखे हुए 2 आवेश, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, वहाँ पे फॉर्मूला बनता है आपका फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पे एक वर्ड लेटर लगाते हैं हम, कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन में R²। जब किसी माध्यम में रखा होता है, कोई माध्यम कैसा? कोई कुचालक है, कुचालकों के बीच हमारा फॉर्मूला क्या बन के आता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पे कैपिटल K है, ये तो स्मॉल k है, नियतांक वाला है। यहाँ पे जो क्या है? कैपिटल K है। Q1 Q2 अपॉन में कितना है आपका? R²। देखिए, कूलाम का नियम फॉर्मूला क्या बना? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना हो गया? R²। और पीछे जो इसका मात्रक लगेगा, मात्रक लगाओगे आप इसका न्यूटन। बल निकाल रहे हो, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो नीचे मात्रक हम क्या लगा देंगे? न्यूटन लगा दोगे। वायु या निर्वात के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर एक स्पेशल केस क्या आता है कि यदि निर्वात और वायु के स्थान पर दोनों आवेशों के बीच क्या आ रहा है? कोई कुचालक आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे वायु या फिर निर्वात नहीं है, उन दोनों आवेशों के बीच में क्या आ रहा है? कोई भी कुचालक पदार्थ आ रहा है। कुचालक पदार्थ वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। जैसे ये बोर्ड या लकड़ी का कोई बोर्ड हुआ, ठीक है, जल हुआ। ठीक है, इस तरीके से जो पदार्थ है, आपका कांच हुआ, तो उनको क्या बोला जाता है? कुचालक बोला जाता है। तब हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? तब आपका फॉर्मूला लगेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पे किसका यूज़ करोगे आप? कैपिटल K का यूज़ करोगे। Q1 Q2 अपॉन में R²। अब ये जो K है, इस K को बोला जाता है पैरावैद्युतांक। यहाँ पे एक लेटर है आपका K, इस K को बोलते हैं हम पैरावैद्युतांक।
ठीक है। ये के क्या होता है, पैरा वैद्युतांक होता है। अब इसकी जो वैल्यू है, के की वैल्यू, इस पैरा वैद्युतांक की वैल्यू वायु अथवा निर्वात के लिए कुचालकों के लिए, ठीक है, किसी भी कुचालक के लिए और या फिर धातु के लिए, ठीक है। 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगी, मतलब तीनों में वैल्यू अलग अलग होती है। वायु या निर्वात के लिए होगी, कुचालकों के लिए होगी और किसके लिए होगी, धातु के लिए। तो वायु अथवा निर्वात के लिए इस कैपिटल के की वैल्यू होती है 1। वायु या फिर निर्वात के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम के यूज़ कर देते हैं तो कोई फॉर्मूले में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि के की वैल्यू वायु और निर्वात के लिए क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो फॉर्मूला हमारा तब भी क्या बनता है, 1/4πε0 के ही रह जाता है, क्योंकि के का मान क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। दूसरा, अगर कोई कुचालक है तो इसमें क्या होता है, के की जो वैल्यू होती है 1 से अधिक, यहाँ पे आपका के का जो मान होगा वो कैसा होगा, 1 से अधिक होगा। और किसी भी धातु के लिए, इंपॉर्टेंट है, किसी भी धातु के लिए के का जो मान होता है वो कैसा होता है, अनंत। धातुओं के लिए के का मान कैसा होता है, अनंत होता है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। कल भी मैंने ये तीनों चीज़ें आपको समझा दी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है जरूर। तो एक बार दोबारा आपको रिकैप करा है, समझाया है कि कैपिटल के को बोलते हैं हम पैरा वैद्युतांक बोलते हैं, जिसका वायु या फिर निर्वात के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कुचालकों के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है और धातु के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। जैसे निम्नलिखित में से चांदी का पैरा वैद्युतांक है, निम्नलिखित में से चांदी का पैरा वैद्युतांक है, 1 लिख रखा है, 0 लिख रखा है, अनंत लिख रखा है, 1 से अधिक लिख रखा है। तो आंसर क्या होगा आपका, अनंत होगा। किसी भी धातु के लिए पैरा वैद्युतांक के का मान क्या होता है, आपका अनंत होता है। अब इस वाले फॉर्मूले से इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट के है इसको एप्सिलॉन भी लिखा जाता है। एप्सिलॉन नॉट के को क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन लिखा जाता है। तो यहाँ से हम के का मान निकालेंगे, तो के का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, पैरा वैद्युतांक का मान कितना हो जाता है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको समझे, दोनों वर्ड क्या है आपके, एक खाली एप्सिलॉन है और एक क्या आपका एप्सिलॉन नॉट है। देखिए फॉर्मूला क्या बना, हमने यहाँ से लेके चले एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट के को क्या लिखा, सिर्फ एप्सिलॉन लिखा, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल के आई। के की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन में कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होती है। के आपका क्या है, यहाँ पे पैरा वैद्युतांक है। तो पैरा वैद्युतांक की डेफिनेशन क्या बनेगी, पैरा वैद्युतांक क्या है, टॉपिक बनता है आपका पैरा वैद्युतांक। अगर हमें पैरा वैद्युतांक को एक्सप्लेन करना है तो पैरा वैद्युतांक क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जो एप्सिलॉन नॉट होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। और जो खाली एप्सिलॉन है उसको क्या बोली जाती है, पैरा वैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। पैरा वैद्युत माध्यम क्या होता है, जो कुचालक है आपका, ठीक है। पैरा वैद्युत माध्यम किसको बोलते हैं, कुचालक, ठीक है। कुचालक में आपका कोई भी क्या रखे हुए, आवेश रखे हुए हैं तो उसको पैरा वैद्युत माध्यम बोला जाता है। और निर्वात में या फिर वायु में रखा हुआ है तो उसको क्या बोला जाता है, आपका निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और जो पैरा वैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता होती है उसको सिर्फ हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। तो दोनों का जो अनुपात है, दोनों के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, पदार्थ का पैरा वैद्युतांक बोला जाता है। तो यहाँ से अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, ऊपर तो किसका है, पैरा वैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरा वैद्युतांक बोलते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो के का जो फॉर्मूला बना, के का फॉर्मूला बना आपका के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में कितना आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। दोनों वर्डिंग ये पता होनी चाहिए बस क्या होता है, एप्सिलॉन क्या और एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन क्या होती है, पैरा वैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, और आपकी एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, पैरा वैद्युतांक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको बोलोगे आप पैरा वैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, और जो आपकी एप्सिलॉन नॉट होती है वो आपकी क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। दोनों का जो रेशियो है, ठीक
ठीक है। तो दोनों का जो अनुपात है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरा वैद्युतांक बोलते हैं। के से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला बन गया आपका के इज इक्वल टू अपसाइलम अपॉन में कितना आ जाएगा, अपसाइलम नॉट। ये सारी चीज़ें 1 मार्क्स में आती है, तो इसको आप नोट करोगे और समझोगे भी। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा हमने, एक मतलब एक वर्ड पढ़ा है अपसाइलम नॉट। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपसाइलम नॉट का मात्रक क्या होता है, इसका आंकिक मान क्या होगा और इसका विमेय सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, निर्वात की वैद्युशीलता। तो क्वेश्चन आपका होगा निर्वात की, क्वेश्चन लिखोगे आप निर्वात की वैद्युशीलता। और कोई भी आपका अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लिया करो, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक, इसका आंकिक मान, ये पहले विमेय सूत्र देख लेते हैं। इसका मात्रक, विमेय सूत्र तथा आंकिक मान ज्ञात कीजिए या फिर बताइए, आंकिक मान बताइए। तो निर्वात की वैद्युशीलता अपसाइलम नॉट होती है, इसके लिए हमें इसका मात्रक बताना है, इसका विमेय सूत्र बताना है और इसका क्या बताना है, हमें आंकिक मान बताना है। तो 3 चीज़ें हमें इसकी बतानी है। मात्रक बताओगे कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है और इसका आंकिक मान क्या होता है। तो अपसाइलम नॉट कहाँ पे पढ़ा हमने, कूलाम के नियम में पढ़ा। तो हमें लेके क्या चलना है, कूलाम के नियम का सूत्र जो था हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलम नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। इस फॉर्मूले में हमने अपसाइलम नॉट को पढ़ा है। तो यहीं से हमें क्या बनाना है, इसका पहले मात्रक बनाना है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, अपसाइलम नॉट को हम अलग कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो F इसके नीचे चला जाएगा, इसकी जगह पे चला जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बना दो, अपसाइलम नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलम नॉट। F की जगह है तो यहाँ पे F आ जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे आ जाता है, डिवाइड में। तो 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, R²। अब हम इसका मात्रक बनाते हैं। फॉर्मूला तो ये बन गया, अब इसका क्या बनाओगे, पहले मात्रक। मात्रक यहाँ से तो कुछ नहीं बनेगा, ये तो वैल्यू आपकी, ठीक है, ये तो मैथमेटिक वैल्यू, इसको तो छोड़ दोगे ऐसे। Q1 Q2 दोनों के आपके आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये भी कूलाम और ये भी कूलाम, तो ऊपर बना आपका कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन में F का मात्रक क्या होता है, तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन और R के बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मात्रक बना है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक बना आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मात्रक को याद रखोगे। इसका मात्रक याद भी नहीं रखना है, तुम वैसे बना लेंगे। फॉर्मूला बना है, कूलाम का नियम होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना होता है, R² होता है। यहाँ से हमें एप्सिलॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको इधर लेके आ जाओगे तो F इसकी जगह पे आ जाएगा। ऊपर दोनों आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम। और दो जगह कूलाम यूज़ करें तो कूलाम का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आर यहाँ पे क्या है, बीच की दूरी है, दो आवेशों के बीच की दूरी है। तो दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे, क्या मात्रक होता है उसका, मीटर होता है। तो मीटर पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका मात्रक क्या बना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका बनाना हमें वीमा। वीमा आपने 11th में बनानी सीखी होगी। 11th में कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, वीमा जरूर सीख जाते हैं हम। ठीक है, तो ऊपर तो हमें किसकी वीमा लगानी है, कूलाम की। तो कूलाम की जो वीमा होती है वो कितनी होती है, कूलाम की वीमा होती है आपकी 80। ठीक है, कूलाम किसका मात्रा है, आवेश है। आवेश की जो वीमा होती है वो कितनी होती है, AT होती है। और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस पर आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। अपॉन में बल, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। न्यूटन की जो वीमा होती है, बल की वीमा कितनी होती है, MLT-2। और इधर क्या आपकी दूरी है, मीटर है। मीटर को किस में लेते हैं हम, एल में, तो एल का स्क्वायर।
ठीक है। ऊपर हमने किसका मात्रक रखा, ऊपर हमने विमा रखी किसकी, आवेश की, नीचे हमने किसकी विमा रखी, बल की, और इधर हमने किसकी विमा रख दी, दूरी की विमा। ठीक है, तो आवेश की जो विमा होती है वो कितनी होती है, AT होती है आवेश की विमा। बल की विमा कितनी होती है, ML/T-2, और दूरी की विमा क्या होती है, L, तो L पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। मीटर पे स्क्वायर था तो L पे स्क्वायर लगा, और कुलाम पे स्क्वायर था तो इसलिए इस पे AT पे क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व कर लेते हैं। M को ऊपर लेके जाओगे तो M-1 ML, L देखो कितने हैं, L नीचे एक ये रहा और दो ये रहे, 3 हो जाएंगे तो ऊपर जाके -3 ML-3, T नीचे -2 है, ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे तो T कितने हो जाएंगे आपके 4, T4, और एक A ऐसे का ऐसे है ये। तो इसकी जो विमा बनेगी, विमा कितनी बन जाएगी, M-1 L-3 T4, और A पे क्या आपका, A पे स्क्वायर है ना, AT पे होल स्क्वायर, तो यानी A पे क्या होगा आपका, स्क्वायर होगा। तो विमा जो है आपके निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कितना हो गया, मात्रक क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा बन गई M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। अब हमें इसका क्या बताना है, इसका आंकिक मान। तो आंकिक मान देखो कैसे निकालोगे आप। आंकिक मान के लिए हम ये लेके चलेंगे, वन अपॉन 4 पाई नॉट, ये वैल्यू लेके चलोगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये लेके चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका आंकिक मान मैंने अभी बताया आपको पूरे का, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। मुझे सिर्फ किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है। तो ये वहाँ चला जाएगा और ये वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी। तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई × 9 × 10⁹। तो ये डिवाइड में था, ये ऊपर गया है तो वो इसकी जगह पे आ जाएगा नीचे डिवाइड में। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई। पाई की वैल्यू आपको सबको पता है, पाई की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 3.14। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दोगे 3.14 × 9 × 10⁹। देखो ये वाली जो वैल्यू आपकी, ये फिक्स वैल्यू है। निर्वात की वैद्युतशीलता का जो आंकिक मान है वो कैसा है आपका, फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है। तो इसकी जो कैलकुलेशन हम करेंगे हमेशा वही रहेगी। तो फॉर्मूले में तो कभी चेंज नहीं होगी, डिजिट कभी चेंज नहीं होना। यहाँ पे 4 पाई है तो हमेशा 4 पाई रहेगा। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है तो हमेशा यही रहेगी 9 × 10⁹। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट ना करके हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है, जो वैल्यू पहले से ही फिक्स है, मतलब इसका कैलकुलेशन करके जो आता है वो कितना आता है, 8.85 × 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। और मात्रक लगाना होता है पीछे, तो मात्रक हमने पढ़ लिया, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसके पीछे क्या लगा दोगे आप, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान जो होता है वो कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 3 चीज़ आपको यहाँ पे याद करनी है। कौन कौन सी चीज़ें, निर्वात की वैद्युतशीलता को हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। इसके 3 चीज़ें हमें पता है, इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र और इसका क्या, आंकिक मान। और वो कहाँ से निकाला हमने पढ़ाई कहाँ पर है, वैद्युतशीलता हमने कहाँ पे पढ़ी निर्वात की, कूलाम्स लॉ में पढ़ा है। तो हम फॉर्मूला भी कौन सा लेके चले, कूलाम्स लॉ लेके चले। तो यहाँ से हमने तीनों चीज़ें निकाली, इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र और इसका आंकिक मान। तो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसकी 3 चीज़ें क्या क्या, सबसे पहले इसका मात्रक, ठीक है, फिर इसकी विमा और फिर इसका आंकिक मान। यहीं से क्वेश्चन लर्न हो जाएगा आपके, समझ लिया। अब हम ऐसे नोट्स में डाल देंगे। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है, तो वैद्युतशीलता का हमने मात्रक जो बनाया है वो क्या बन के आया आपका, कूलाम स्क्वायर। पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, बस फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, जो स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, उनको फॉर्मूला याद हो गया होगा। कितनी बारी तो मैंने ही बोल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट पढ़ना है, तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन में कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला सामने होना चाहिए, सारी चीज़ें अपना बनती जाएगी। ऊपर क्या है, कुलाम है, 2 बार है तो क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर। प्रति, नीचे बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन, और फिर आगे दूरी है मीटर, और उस पर क्या लगा देंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। इसकी वीमा बनाएंगे तो वीमा बनी इसकी m-1, एल कितने आए थे आपके, एल आए थे 3, m-1, l-3, T4 और a-2। याद नहीं हो रही है तो आप इसकी वीमा फटाफट बना लो। ऊपर क्या हमारी आवेश है, आवेश की क्या होती है, AT, तो AT पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बल है, बल क्या होती है, ML-T-2, ये हो जाएगी, और दूरी L होती है तो L पे स्क्वायर। M सिंगल है, नीचे प्लस की पावर है, ऊपर जाए किसको हो गया, माइनस को हो गया। L कितने, एक ये और 2 ये पर है, 3 हो जाएंगे, 3 नीचे प्लस के, ऊपर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। T आपके नीचे 2 हैं और 2 ही ऊपर है, तो T कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और A ऊपर कितने आपके 2 है, तो A पे प्लस की पावर है ना, क्योंकि ऊपर ही था, तो A पे कितनी पावर है, 2 पावर है। दूसरा इसका आंकिक मान, तो आंकिक मान इसका हमने निकाला 8.85 इंटू 10⁻12, और पीछे मात्रक लगाओगे, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें इस पे याद करनी है आपको। समझा दिया है ना, समझने के बाद लर्निंग इजी हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। निर्वात की वैद्युशीलता पे क्वेश्चन आता है कि निर्वात की वैद्युशीलता का मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, और इसकी क्या होती है, वीमा क्या होती है। तो तीनों चीज़ें आपके नोट करो। यहीं पर आप एक चीज़ और नोट कर लेना, आवेश हम पढ़ रहे हैं तो आवेश का एक तो होता है बड़ा मात्रक और एक होता है छोटा मात्रक। ठीक है, तो बड़ा मात्रक तो इसका आवेश का क्या है, कुलाम। आवेश का बड़ा मात्रक क्या है, कुलाम है, और आवेश का जो छोटा मात्रक है वो होता है माइक्रो कुलाम। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होगा, कुलाम होगा, और आवेश का जो छोटा मात्रक है वो क्या होता है आपका, माइक्रो कुलाम। इन दोनों में रिलेशन क्या है, कुलाम और माइक्रो कुलाम में रिलेशन पूछा जाता है, तो कुलाम और माइक्रो कुलाम में जो रिलेशन है, 1 माइक्रो कुलाम में 10⁻⁻6 कुलाम होते हैं। इसको नोट कर लेना, ये बहुत जगह आएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आवेश जो हमें दिया होता है वो माइक्रो कुलाम में दिया होता है, उसको आप किस में चेंज करोगे, कुलाम में चेंज करोगे वहाँ पे। तो तब आप कुलाम में चेंज करोगे तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो कुलाम का कुलाम से क्या रिलेशन है। तो 1 माइक्रो कुलाम में 10⁻⁻6 कुलाम होता है। आवेश का बड़ा मात्रक, निम्नलिखित में से आवेश का बड़ा मात्रक है तो कुलाम, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा आपका, माइक्रो कुलाम होगा, छोटा मात्रक। और 1 माइक्रो कुलाम में कितने गुलाम होते हैं, तो 10⁻⁻6। मतलब आवेश के मात्रक तो और भी होते हैं, लेकिन इसका जो छोटा मात्रक माना जाता है वो क्या माना जाता है, माइक्रो कुलाम। ये चीज़ नोट करो। यहाँ पे निर्वात की वैद्युशीलता और वो आपके आवेश के 2 बड़े मात्रक और एक क्या हो गया आपका छोटा मात्रक, दोनों में रिलेशन 1 माइक्रो कुलाम में होता है 10⁻⁻6 कुलाम। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ जिससे आप सुनोगे, जितना सुनोगे उतनी चीज़ें माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, सेव होती हैं। तो 1 माइक्रो कुलाम में कितना कुलाम होता है, 10⁻⁻6 कुलाम होते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक है आपका स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों बलों में तुलना की जाती है। स्थिर वैद्युत बल जो भी हम पढ़ रहे हैं, 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आपने 11th में पढ़ा है। दोनों के फॉर्मूले देखो सिमिलर हैं। दोनों के फॉर्मूले कैसे होते हैं, इसका फॉर्मूला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला बनता है F = G
m1 m2 अपॉन में r²। तो दोनों में तुलना की जाती है कि इन दोनों में समानताएं क्या है और इनमें क्या हमारी असमानताएं क्या है, सिमिलैरिटी क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो देखना है और दोनों में हमारी समानताएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम इनकी समानताएं देखते हैं। दोनों में समानताएं क्या है, देखो पहली समानता आपको क्या दिखाई दे रही है, दोनों जो बल होते हैं वो बीच की दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो दो आवेश रखे होते हैं, एक आवेश Q1 Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, r होती है। तो लगने वाला जो बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दोनों फॉर्मूले में समानताएं क्या होती है, तो दोनों फॉर्मूले में देखो क्या होता है। अगर हम आवेश की बात करें, इस वाले बल की बात करें, तो दो आवेश रखे हुए हैं, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, r होती है। सेम चीज़ वहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण बल में, वहाँ पे भी आप क्या करते हो, एक m1 द्रव्यमान का पिंड रखा होता है और एक m2 द्रव्यमान का पिंड रखा होता है। दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, उसमें भी हम क्या कंसिडर करते हैं, r मान के चलते हैं कि दोनों की बीच की दूरी क्या है, r है। तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर भी क्या है, दोनों आवेशों ना बोल के पिंडों बोला जाता है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहली समानता क्या होती है कि दोनों आवेश जो होते हैं या फिर दोनों जो द्रव्यमान है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या निकल के आता है, f व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, और यहाँ पर भी f व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। दूसरी समानता क्या है इसमें, दूसरी समानता ये देखी जाती है कि दोनों बल जो होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। यहाँ पे मान लो Q1 आवेश रखा है, यहाँ Q2, तो ये केंद्र से केंद्र के बीच में रखते हैं, यानी कि इधर लग रहा है या फिर इधर लग रहा है, हम सेंटर से सेंटर के बीच रखते हैं। ऐसे यहाँ पर है, दो पिंड रखे हुए हैं तो वो सेंटर से सेंटर के बीच में क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो दोनों ही बल कैसे होते हैं, केंद्रीय होते हैं, और दोनों ही बल बीच की दूरी के, दोनों आवेश हो या फिर दोनों द्रव्यमान हो, दो द्रव्यमान के पिंड हो, दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। दोनों बल कैसे होते हैं, हमारे केंद्रीय होते हैं। ये तो हो गई इनकी समानताएं। असमानताएं क्या होगी इनकी, तो अगर हम इनकी असमानताएं देखें तो पहली असमानता तो हमारी ये है कि ये वाला जो बल होता है आपका वैद्युत बल जो है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति को दिखाता है। पढ़ा है ना हमने, ये जो हमारे दो आवेशों के बीच बल लग रहा है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा कैसा होता है, आकर्षण होता है। ये वाला जो बल है ये सिर्फ कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है। प्रकृति में जितने भी चीज़ें वो एक दूसरे जुड़ी हुई, एक दूसरे दूर नहीं जाती, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें। तो ये सिर्फ कौन सा बल होता है, आकर्षण होता है। लेकिन जो आवेशों के बीच बल लग रहा है यानी कि वैद्युत बल, वो आकर्षण भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन द्रव्यमान तो नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा कैसा होगा, हमारा एक ही नेचर का होता है। उसका पिंड का जो नेचर होता है, द्रव्यमान का जो नेचर होता है वो एक होता है। लेकिन इसके दो नेचर होते हैं आवेश के, एक पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसी वजह से वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ कैसा बल होता है, आपका आकर्षण बल होता है। तो पहले हमारी जो असमानता है, पहली असमानता तो ये हो गई। दूसरी असमानता क्या होगी कि ये जो वाला है वैद्युत बल जो होता है, ये हमने पढ़ा है, इसका देखो मान जो है ये किस पे निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो इनके बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तीन माध्यम हमने पढ़े भी हैं, पैरावैद्युतांक जो पढ़े हैं, चांदी के लिए उसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है, किसी भी कुचालक के लिए अलग होती है, धातु के लिए अलग होती है। तो ये वाली जो मान है ये किस पे निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। ये वैल्यू वायु या फिर निर्वात के लिए हम कितनी पढ़ रहे हैं, 9 × 10⁹ पढ़ रहे हैं। कहीं और जगह इन आवेशों को हम रखेंगे, किसी कुचालक में रखेंगे यानी किसी कांच में रख रहे हैं हम, या वायु में रख रहे हैं,
या जल में रख रहे हैं, ठीक है। वायु तो वायु के लिए तो हमने पढ़ ली, वायु के लिए कितनी होती है 9 × 10⁻9 होती है। इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम हम ले रहे हैं तो वहाँ पे हम सेम वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे वैल्यू अलग हो जाएगी। यानी कि इस पर वैद्युत बल जो होता है दो आवेशों के बीच उत्पन्न जो वैद्युत बल है वो किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये वाला जो बल है उसको क्या बोलोगे आप, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। पूरे गुरुत्वाकर्षण बल पूरे यूनिवर्स में जी की वैल्यू फिक्स होती है, हमने पढ़ी है 6.67 × 10⁻11, इसलिए इसको बोला भी जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, जो पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। तो ये वाला मान गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा और वैद्युत बल आपका क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो दूसरी असमानता हमारी ये हुई, ठीक है। पहली असमानता हमने क्या बताया कि आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ये सिर्फ क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ये किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और थर्ड असमानता जो है इसकी, वो हम ये बता सकते हैं कि अगर दोनों की तुलना की जाए तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, ठीक है। वो वैल्यू हमें पता कैसे चल रहा है, प्रबल है तो वैल्यू से देख लो, यहाँ पर जो इसका मान आता है वो 9 × 10⁻9 आता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 × 10⁻11, पावर ही किसमें, -11 में, यानी कि बहुत छोटी पावर है तो वैल्यू भी बहुत कम आएगी। वैल्यू बहुत कम आ रही है यानी कि बल उनके बीच बहुत कम लग रहा है। तो वैद्युत बल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत वीक होता है। तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा कैसा होता है, प्रबल होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं वैद्युत बल प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, आपका दुर्बल होता है। तुलना की जाए तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कई लाख गुना क्या होता है, अधिक होता है, प्रबल होता है। तो ये इनके बीच तुलना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन इस पे, ठीक है। नहीं भी पूछा जाता तो हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला ये बन रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, दोनों में असमानताएं क्या है और दोनों में क्या हमारी समानताएं क्या है। तो समानता क्या थी, पहली समानता ये थी कि दोनों बल जो हैं वो कौन सा नियम पालन करते हैं, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। और दोनों ही बल कैसे होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं, सेंटर से सेंटर के बीच में लगते हैं। तो इसको हम दोनों को क्या बोलते हैं कि दोनों ही केंद्रीय बल हैं। सेकंड, असमानताएं क्या होती है इसमें, असमानताएं क्या होगी कि हमारा जो वैद्युत बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पे आवेश ही दो प्रकार के होते हैं, उसकी दो प्रकृति होती है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है ये वाला, ये सिर्फ कैसा होता है, हमारा आकर्षण होता है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान का नेचर सिर्फ सिंगल है, एक ही द्रव्यमान का नेचर एक जैसा होता है। जितने भी द्रव्यमान होंगे सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सब में कुछ ना कुछ वेट होता है। सेकेंड असमानता हमने क्या पढ़ी कि ये माध्यम पर निर्भर करता है और आपका वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और थर्ड असमानता हमने ये देखी है कि ये वाला जो बल है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कई ज़्यादा अधिक क्या होता है, प्रबल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वैद्युत बल प्रबल होता है और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कूलाम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब हमने पढ़ ली है। अब हमें इस पर क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स तो हम साथ साथ करते रहेंगे जिससे हमें न्यूमेरिकल लगाने आ जाए, फॉर्मूला याद हो जाए। बाकी जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो थोड़ा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं या थोड़े बड़े लेवल के अपर लेवल के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभी, तो वो चीज़ हम साथ में कर लेंगे। कम से कम हर चैप्टर में 30-40 हम न्यूमेरिकल्स साथ साथ कवर करते रहेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज भी और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद भी। तो आपको इनके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो। आपके कमेंट ले लिए जाते हैं, पढ़ लिए जाते हैं मतलब, ठीक है। तो आप जो भी प्रॉब्लम है वो बता देना और आगे जो इसके टॉपिक्स है वो हम कल कवर करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा वैद्युत क्षेत्र। तो अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना बुक में से, अगर आप पढ़ते हो तो एक बार बुक में देख लेना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि आवेश से जो बनता है वो क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है। तो अब हम यहाँ से मेजर टॉपिक जो बड़े टॉपिक्स हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो कल से जो लेक्चर आएगा वो किसके ऊपर आएगा, आपका वैद्युत क्षेत्र के ऊपर, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आपकी पढ़ाई के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए।